नमस्कार विद्यार्थीगण, मैं प्रियंका राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा से। आज हम करेंगे कथासार अंधेर नगरी नाटक की, जो कि भारतेंदु द्वारा लिखा हुआ है। यह नाटक भारतेंदु जी ने लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल मिलाकर 18 नाटकों की रचना की है। इनमें से प्रवास नाटक अपूर्ण है और शेष 17 नाटकों में से 10 मौलिक नाटक हैं और 7 अनुदित। उनके मौलिक नाटकों को 4 उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है: पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक राजनीतिक नाटक जिनमें युग बोध पर आग्रह है, तथा प्रहसन। अंधेर नगरी नाट्य शिल्प की दृष्टि से प्रहसन है और कथ्य की दृष्टि से सामाजिक राजनीतिक नाटक, जिसके द्वारा लेखक ने देश और समाज की दुर्दशा और अव्यवस्था की झांकी प्रस्तुत कर पाठकों दर्शकों में नई चेतना लाने का भरसक प्रयास किया है। सन 1989 में लिखे गए इस नाटक में छोटे छोटे 6 दृश्य हैं और कहा जाता है कि भारतेंदु ने एक ही रात में बिहार के किसी राजा के कुशासन और उसके रजवाड़े में प्रजा की दुर्दशा पर व्यंग्य का कठोर प्रहार करने तथा साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था, आर्थिक शोषण और न्याय व्यवस्था की कटु आलोचना करने के लिए इसकी रचना की थी। अंधेर नगरी का मूर्ख, विवेकहीन, शराबी राजा उन रजवाड़ों के अधिपत्यों का प्रतिनिधि है जो भारत की विभिन्न रियासतों में ऐश्वर्य विलास का जीवन जीते रहे थे और उनके लिए सुख सुविधाएं जुटाने के लिए निरीह प्रजा का शोषण कर रहे थे। इनकी रियासतों में सर्वत्र कुव्यवस्था थी, न्याय के नाम पर अन्याय होता था, अच्छे बुरे, अपराधी निरपराध, पंडित गवार की परख नहीं थी, सबको एक लाठी से हाँका जाता था। इस प्रहसन में लोभ, लालच और विवेकहीनता के दुष्परिणाम दिखाकर गोवर्धन दास को बद्ध स्थल पर पहुंचाकर बहुत सी उन बुराइयों की ओर संकेत किया गया है जो समाज में व्याप्त थी। सामान्यतः अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा भारतेंदु ने इस सामान्य लोकोक्ति को अपनी प्रतिभा से व्यंग्यात्मक, सार्वजनिक और सृजनात्मक अर्थ प्रदान किया है। अंधेर नगरी नाटक जिस युग में लिखा गया, उस समय भारतीय समाज विदेशी शासन की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। जनता मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही थी तथा 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई ने एक नया वातावरण तैयार कर लिया था, जिससे मुक्ति का स्वर था। अंग्रेजों ने अपने शासन व्यवस्था में जमींदारी प्रथा को लागू करके किसानों को दीनहीन बना दिया था तथा अपना राज कायम रखा, क्योंकि यह जमींदार वर्ग अपने लाभ के लिए किसानों मजदूरों का शोषण करता था। औद्योगिकरण के कारण अंग्रेजों ने भारत के कुटीर उद्योग नष्ट कर दिए। शिक्षा, संचार, तकनीक आदि के क्षेत्रों में भी बदलाव से समाज प्रभावित हो रहा था। अंधेर नगरी नाटक में भी अपने समय के समाज और शासन की अराजकता, शोषण, अन्याय आदि का उल्लेख हुआ है। इस नाटक में नौकरशाही जिस तरह शोषण कर रही थी, उसका यथार्थ चित्रण भी भारतेंदु जी ने इस नाटक के द्वारा किया है। अंधेर नगरी नाटक सामाजिक परिप्रेक्ष्य को पूर्णतः अभिव्यक्त करता है। शासक, नौकरशाही, जनता तथा सामाजिक बदलाव की सूचना इस नाटक से मिलती है। अब वह समय
दूर नहीं था जब जनता अपने अधिकारों को ले लेगी और यह समाज शोषण से मुक्त हो जाएगा। भेदभाव रहित एक नए मूल्यों एवं नए समाज की रचना होगी। भारतेंदु द्वारा लिखा हुआ ये नाटक है अंधेर नगरी। यह नाटक 1881 में लिखा गया था। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यह नाटक हास्य व्यंग्य प्रधान तथा मौलिक नाटक है। इसमें हास्य है, व्यंग्य है और मौलिकता है। इस नाटक को प्रहसन माना जाता है। खास बात यह है कि भारतेंदु ने यह नाटक एक ही रात में लिखा। वह इसलिए कि हिंदू नेशनल थिएटर नामक एक रंग संस्था का तत्कालीन समय में आरंभ हुआ था तथा इसी थिएटर के लिए उन्होंने यह नाटक लिखा था। इस नाटक के अंतर्गत 6 छोटे छोटे अंक हैं जिन्हें नाटक के 6 दृश्य भी कहे जा सकते हैं। नाटक में किसी प्रकार की शास्त्रीयता का प्रयोग भारतेंदु ने नहीं किया। यह नाटक बाजारवादी ताकतों और राजनीति के गठजोड़ के बीच पिस रहे आम आदमी की कहानी के व्यंग्य के माध्यम से कहता है। अंधेर नगरी नाटक की रचना वास्तव में बिहार के रजवाड़ों के आधार बनाकर की गई थी। 6 अंकों के इस नाटक में विवेकहीनता, निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य है और उसे अपने कर्मों करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते दिखाई दिया गया है। अब हम करेंगे अंधेर नगरी का सार। इस नाटक का कथानक एक दृष्टांत की तरह है और उसका संक्षिप्त सार भी इस प्रकार है। एक महंत अपने 2 चेलों गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ भजन गाते हुए एक भव्य और सुंदर नगर में आते हैं। महंत अपने दोनों चेलों को भिक्षाटन के लिए नगर में भेजता है, एक को पूर्व दिशा में, दूसरे को पश्चिम दिशा में। गोवर्धन जब आश्वासन देता है कि लोग मालदार हैं और वह पर्याप्त भिक्षा लेकर लौटेगा तो महंत उपदेश देते हैं कि अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ पाप को मूल है। लोभ मिटीवत मान, लोभ कभी ना कीजिए, या मैं नरक निदान की मनुष्य को लोभ कभी भी नहीं करना चाहिए। अगला दृश्य बाजार का है। यहाँ सब तरह का माल बेचने वाले दुकानदार हैं। चने जोर गरम बेचने वाला घासीराम है, साग सब्जी फल बेचने वाले कुंजड़िन है, तरह तरह की मिठाइयाँ बेचने वाला हलवाई है, कबाब बेचने वाला है, मेवा बेचने वाला अफगान है, चूरन बेचने वाला है, मछली बेचने वाला है और परचून की दुकान करने वाला बनिया भी। प्रत्येक दुकानदार अपने अपने सामान को आवाज लाकर अपने व्यवसाय को श्रेष्ठ लिहाजे के में बेच रहा है। इस दृश्य का इस नाटक में बड़ा महत्व है। प्रथम तो इसमें सारा देश समाया है। यहाँ की संस्कृति सभ्यता की झलक मिलती है और दूसरी ओर देश की तत्कालीन शासन व्यवस्था पर आर्थिक शोषण एवं अंधी नीतियों पर प्रहार है। यहाँ हर चीज़ का एक भाव है, हर चीज़ टके सिर मिलती है, टके सिर मिलती है। भाजी और खाजा सबका एक दाम है। बंगाली जुलाहा, बीबी, गुफरन, अफगान, मंदिर का भीतरिया, वेश्या, रिश्वत लेने वाले, सरकारी कर्मचारी, नाटककार, महाजन, बनिए, व्यापारी, एडिटर, अंग्रेज शासक, पुलिसकर्मी, लेफ्टिनेंट, युवक, टके के लिए सब कुछ बेचने वाले पंडित, पुरोहित सब की झांकी दी गई है और बड़ी कुशलता से उनकी दुर्बलताओं पर प्रकाश डाला गया है। अंग्रेजों पर व्यंग्य ऐसे मीठी छुरी से किया गया है कि प्रशासन चाहते हुए भी लेखक को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह घासी राम तथा चूर्ण बेचने वालों के गाने का हिस्सा होकर आए हैं। चना हाकिम सब जो खाते, सबका दूना टिक्स लगाते, या चूरन जब से हिंद में आया इनका धन
बल सभी घटाया, चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। इस प्रकार ब्राह्मण पोंगा पंडितों की खबर ली गई है। टके के वास्ते जैसे को वैसी व्यवस्था कर दें, टके के वास्ते झूठ को सच करें, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचकर टके के वास्ते झूठी गवाही दें। गोवर्धन नगर में प्रवेश कर देखता है, यहाँ पर हर चीज टके से बिक रही है। वह आश्चर्यचकित रह जाता है और उत्सुकतावश नगर और वहाँ के राजा का नाम पूछता है। हलवाई बताता है कि राजा का नाम चौपट राजा तथा नगर का अंधेर नगरी है। उसे लगता है यहाँ तो बड़ा आनंद है, अतः भिक्षा में प्राप्त 7 पैसों से ढेर सारी मिठाइयाँ खरीदता है, भरपेट खाता और शेष लेकर नाचता गाता जंगल में पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वह गुरु जी को सारी बात बताता है और उनसे भी उसी नगर में रहने का आग्रह करता है। महंत जी उसे समझाते हैं कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं, यहाँ सभी माल एक दाम पर ही बिकते हों। सेत सेत सब एक से, यहाँ कपूर कपास इंद्रायण दाड़िम विषय, यहाँ नानेको विवेको। बसिए ऐसे देश नहीं, कनक विजिष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। पर गोवर्धन दास लोभ मोहवश वहीं रहने की जिद करता है, अतः महंत जी उसे वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। चौथा दृश्य राजा राज दरबार का है। यहाँ पथिक में बड़ा मूर्ख शराबी डरपोक कायर फूहड़ राजा है। खुशामदी चाटुकार मंत्री है। शराब पिलाने वाले सेवक हैं। तभी एक फरियादी फरियाद लेकर उपस्थित होता है कि उसकी बकरी कुल्लू बनिए की दीवार के गिरने से मर गई है। उसका न्याय होना चाहिए, अपराधी को दंड तथा उसे बकरी के मरने के कारण मुआवजा मिलना चाहिए। राजा की मूर्खता के कारण अपराधी का ठीक ठाक पता लगाने के लिए अनेक व्यक्तियों को अपराधी मानकर दरबार में हाजिर किया जाता है। बनिया, कारीगर, चूना बनाने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया और कोतवाल एक के बाद एक उपस्थित किए जाते हैं। सभी एक दूसरे पर दोष थोप कर स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अंत में राजा की मूर्खता के कारण बकरी की हत्या के अपराध के लिए कोतवाल को फांसी की सजा देकर दरबार को बर्खास्त कर दिया जाता है। फरियादी की फरियाद पूरी नहीं होती, उसे बकरी के बदले मुआवजा नहीं मिलता। 5वां दृश्य है जंगल का। गोवर्धन मिठाई खाकर मोटा हो जाता और बड़े आनंद से सोने खाने और गाने में अपना समय बिताता है। दृश्य के आरंभ में ही वह अपना हर्षोल्लास गीत के माध्यम से प्रकट करता है, पर यह गीत सामान्य गीत नहीं है जिसकी योजना केवल दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए की गई हो। इस गीत के द्वारा भी लेखक तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों, अव्यवस्था और नैतिक पतन की ओर इशारा करता है। वह नीच ऊंच में, पंडित मूर्ख में, वैश्य गृह लक्ष्मी में, सत्यवादी और झूठों में कोई अंतर नहीं रह गया है। इतना ही नहीं, यहाँ सत्यवादी पंडित चरित्रवान लोग मारे मारे फिरते हैं और धूर्त कपटी परपंची मजे करते हैं। लोगों में आडंबर और दिखावा है और कथनी करने में अंतर है। राजा को विदेश में रहने वाला विधर्मी और अन्यायी बताकर लेखक ने अंग्रेजों की ओर भी इशारा किया है। गोवर्धन दास को मिठाई खा खा कर मोटा तथा चैन की नींद सोते तथा यह कहते
दिखाकर माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज के में थोड़े ही हैं कि कुछ डर है। साधु महात्माओं, पंडित पुजारियों की अकर्मण्यता और एवं देश के प्रति उदासीनता का पर्दाफाश किया है और इस प्रकार समाज को उसमें सचेत रहने का संकेत दिया है। कोतवाल को फांसी की सजा तो सुना दी गई, पर जब सिपाही उसके पास गए तो देखा कि फांसी की रस्सी का फंदा बड़ा है और कोतवाल की गर्दन पतली है, अतः उसे फांसी नहीं दी जा सकती। जब राजा को इस बात की सूचना दी गई तो कोतवाल को मुक्त करने और उसके स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को फांसी देने का आदेश दिया है जिसकी गर्दन फंदे के लायक हो। अतः कोतवाल के स्थान पर मोटे आदमी की तलाश होती है और सिपाही गोवर्धन दास को पकड़कर ले जाते हैं। वह बहुत दुहाई देता है, गिड़गिड़ाता है, स्वयं को निरपराध बताता है, पर सिपाही यह कहकर कि वह तो हुक्मी बंदे हैं, वही करेंगे जो राजा का हुक्म है, उसकी एक नहीं सुनते। लेखक ने एक सिपाही के मुख से यह कहलवाकर कि नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुड़ता ही नहीं, फिर इस राजा में साधु महात्मा नहीं, लोगों की दुर्दशा है। समाज में व्याप्त विकृति और न्याय व्यवस्था पर कटाक्ष किया है। अंतिम दृश्य में फांसी के तख्ते की ओर ले जाते समय गोवर्धन रोता है, गिड़गिड़ाता है, दया की भीख मांगता है, पर कुछ नहीं होता तो अपने गुरु को स्मरण करता है, कहता है, बचाओ गुरुजी, गुरुजी। गुरु प्रकट होते हैं और गोवर्धन के कान में मंत्र फूंकते हैं। वह मंत्र जो कि इस साइत अर्थात शुभ घड़ी में मरेगा वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। यह सुनकर सब में प्रतियोगिता होने लगती है कि हम फांसी पर चढ़ेंगे। अतः राजा कहता है कि चुप रहो सब लोग, राजा के होते और कोई बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी पे चढ़ाओ। और राजा के देश के अनुसार उसे ही फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया जाता है। महंत जी की युक्ति बड़ी सटीक है। यहाँ ना धर्म ना बुद्धि नहा, नीति न सुजान समाज, तय ऐसे आप हो न से जैसे चौपट राज। और इसके साथ ही यह नाटक समाप्त होता है। भारतेंदु जी ने यह अंधेर नगरी जो नाटक लिखा है उसमें सामाजिक यथार्थ का वर्णन किया है। उस समय का जो समाज था उसका पूर्ण रूप से वर्णन उन्होंने किया है। भारतेंदु का जन्म सन 1850 में हुआ था और 57 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय उनकी उम्र 7 वर्ष की ही थी। अंग्रेजी शासन की बर्बरता के किस्से तो उन्होंने सुने ही थे, स्वयं भी उसे कुछ हद तक देखा था। अपनी तीव्र बुद्धि, चिंतन और जनहित की चिंता के कारण वह समझ गए कि देश के हित, देश की जनता के कल्याण के लिए आवश्यक है कि परंपरागत सांस्कृतिक मान्यताओं, विश्वास तथा रीति रिवाजों में युगानुरूप परिवर्तन लाया जा सकता है और इसके लिए 2 कार्य करने होंगे। जनता को अपने सामाजिक दोषों तथा चारित्रिक दुर्बलताओं को परिचित करना ही होगा। अंग्रेजी राज द्वारा राजनीतिक आर्थिक शोषण समाप्त करना ही होगा। अपनी यात्राओं के अनुभव से भी उन्होंने देश की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति का परिचय प्राप्त किया। उन्होंने लोक जागृति को आवश्यक मानकर अपने साहित्य द्वारा सामान्य जनता को जगाने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने इस नाटक जो कि 1881 में भारतेंदु जी द्वारा लिखा गया था, यह नाटक एक ही रात में लिखा गया था। इस नाटक के माध्यम से उन्होंने देशी रजवाड़ों और उनके शासकों की पूरी जानकारी ली और उन पर व्यंग्य कसे। उन्हें पता था कि राजा, नवाब, जमींदार, तालुकादार सब पंगु हैं, कायर हैं, विलासी हैं, जनता के शोषक हैं और वे अंग्रेजों के आगे कुत्ते की तरह दुम हिलाकर तथा अपनी प्रजा पर गुर्राकर भौंककर देश का सर्वनाश करने पर तुले हैं। अतः वह पाठकों को उनके
काले कारनामों से परिचित करवाकर उनके विरुद्ध विद्रोह की भावना जगाना चाहते थे, जो कि इस नाटक में उन्होंने किया। हिंदी नाटकों में राष्ट्रीय भावना को सर्वप्रथम वाणी देने वाले व श्रेय भी भारतेंदु जी को ही है। जो हिंदी नाटक हैं उनमें राष्ट्रीय भावना को सर्वप्रथम वाणी देने वालों का श्रेय भारतेंदु जी को ही जाता है। अंधेर नगरी में उन्होंने अंग्रेजी शासन तथा देशी रियासतों में पनप रही विकृति, नौकरशाही, दूषित न्याय व्यवस्था, आर्थिक शोषण और शासकों की मनमानी राज्य व्यवस्था का भांडाफोड़ भी उन्होंने किया है। इस परिहासन का राजा तत्कालीन देशी रजवाड़ों के मूर्ख, मदप, विवेक शून्य, दुराचारी शासकों का प्रतिनिधित्व है। उनके माध्यम से भारतेंदु ने अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन की क्रूर, स्वार्थपूर्ण, अन्यायपूर्ण नीतियों की ओर संकेत किया है। पुलिस, कानून, रिश्वत, न्याय व्यवस्था, मनमानापन और जितना अंधेर नगरी में दिखाया गया वैसा ही और उससे भी अधिक अंग्रेजी प्रशासित प्रदेशों में था। कानून अंग्रेज बनाता था और नए नए टैक्स भी उसी ने लगाए थे। कहीं कहीं तो खुलकर अंग्रेजों का नाम लेकर लेखक ने अंग्रेज शासकों की निंदा और आलोचना भी की है। साहिब, हाकिम, विलायत, रहत, विदेशा, विधर्मी आदि शब्दों का प्रयोग अंग्रेजों के लिए ही तो हुआ है। चना वाला, चूरन बेचने वाला और गोवर्धन सभी अपने गीतों में सीधे साधे शब्दों में ऐसी बातें कह जाते हैं कि सुनने वाले को तुरंत पता चल जाता है कि उनका लक्ष्य और संकेत क्या है। देश का आर्थिक शोषण करना, यहाँ की धन दौलत लूटना, अपने देश को मालामाल करना ईस्ट इंडिया कंपनी का ही नहीं, उनके बाद उनकी जगह राज्य करने वालों का भी लक्ष्य था। विक्टोरिया के भारत साम्राज्ञी बनने पर भी अंग्रेजों की इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया। अंग्रेज शासक पहले की तरह ही भारत की कृषि, उद्योग धंधों को तबाह करने लगे। नए नए टैक्स लगाकर उन्होंने जनता को दीनहीन बना दिया। अंधेर नगरी में चने बेचने वाला और घासीराम कहता भी है, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टैक्स लगाते। सरकारी कर्मचारी रिश्वत आदि ले लेकर जनता को लूट रहे थे और अंग्रेजी शासन साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाकर देशी राजाओं को अंग्रेजी शासन में मिलाने, उनका अस्तित्व नष्ट करने पर तुले हुए थे। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ था। भारतेंदु ने अपने इस नाटक में पूरी तरह से अंग्रेजों पर ही व्यंग्य कसा है। भारतेंदु ने ना तो निराशावादी थे और ना ही अनास्थावादी कलाकार थे। वह भविष्य के प्रति आशावादी थे तथा उन्हें अपने देशवासियों में पूरी आस्था थी। अतः उन्होंने अंधेर नगरी अंतिम दृश्य में राजा को फांसी पर लटकाते दिखाकर एक और अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त किया है, दूसरी ओर भारत की निराशा के अंधकार में डूबी जनता को साहस बंधाया है, आशा की किरण प्रदान की है। भारत के इतिहास की यह काल रात्रि शीघ्र ही समाप्त होगी। नया सवेरा आएगा और जनता इस दुष्चक्र से मुक्त होकर सुख और चैन की सांस ले सकेगी। अतः अंधेर नगरी लेखक की प्रगतिशील सामाजिक, राजनीतिक चेतना एवं देशभक्ति को उजागर करने वाला, युग यथार्थ का बोध कराने वाला नाटक है। इसीलिए इस नाटक को समसामयिक संदर्भों का जीवंत नाटक कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु को साहित्य में नए युग का प्रवर्तक कहा है। भारतेंदु से हिंदी में यथार्थवाद का उद्यम माना जाता है और जयशंकर प्रसाद अपने निबंध यथार्थवाद और छायावाद में भारतेंदु से यथार्थवाद का प्रारंभ बताते हैं। जो भारतेंदु जी हैं
उनका जन्म 1850 में हुआ था और उन्होंने इस नाटक की रचना, जो अंधेर नगरी नाटक है, उसकी रचना सन 1881 में की थी। अंधेर नगरी नाटक के मुख्य 3 पात्र हैं, महंत, गोवर्धन दास और नारायण दास। अन्य गौण पात्र हैं घासीराम कोतवाल, महंत, चूरन बेचने वाला, कुंजड़िन, ये सभी गौण पात्र हैं। भारतेंदु द्वारा लिखा गया नाटक अंधेर नगरी के 6 दृश्य हैं। मुख्य 6 दृश्य 6 अंकों में विभाजित हैं। अंधेर नगरी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन पर करारा व्यंग्य है। भारतेंदु के अन्य मुख्य नाटक भी हैं, लेकिन ये अंधेर नगरी नाटक अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। इस नाटक में लेखक ने सांस्कृतिक सामाजिक चेतना का उदय पहली बार किया। भारतेंदु कालीन हिंदी साहित्य में ही पहली बार इस सामाजिक चेतना का उदय हुआ, ताकि लोग जागृत हो सकें कि किस तरह समाज में अंग्रेजों द्वारा भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है और किस तरह समाज को हम इस भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं। भारतेंदु युग में ही पारस्परिक जातिवेद, द्वेष और संकीर्ण बातों को लेकर कला देश को खंडित कर रहे थे। इनके कारण ना देश भौतिक दृष्टि से उन्नति कर पा रहा था और ना ही स्वतंत्र हो सकता था। ऐसे वातावरण में सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का उदय होना भी कठिन था। परंतु भारतेंदु ने इस सबका यथार्थ चित्रण जनता के सामने रखा और नारायण दास, जो कि मैंने आपको बताए हैं, इस नाटक में मुख्य 3 पात्र हैं, महंत, गोवर्धन दास और नारायण दास। उनमें से एक है नारायण दास। नारायण दास के आचरण और बातचीत से बता दिया गया है कि लोग भिक्षावृत्ति को अपना अधिकार और पुण्य का कार्य मानते हैं। उस समय सामान्य जनता ही नहीं बल्कि स्वयं को उच्च, अभिजात्य और बुद्धिमान समझने वाले लोग भी अंधविश्वासों में फंसे थे। यह नाटक के अंतिम दृश्य से प्रकट होता है। महंत ने यह कहा कि इस शुभ घड़ी में जो भी मरेगा वो वैकुंठ जाएगा। मंत्री, कोतवाल और राजा सभी फांसी पर चढ़ने के लिए होड़ करते दिखाई गए थे। ये भले ही एक छोटा नाटक है, एक ही रात में रचा गया है, लेकिन ये अपने आप में भारतेंदु जी द्वारा रचित एक श्रेष्ठ रचना है, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी सत्ता पर व्यंग्य किया है। यह 1881 में रचा गया था। ये इसमें 6 ही अंक हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि इसके दृश्य 6 हैं। 1881 में ये रचा गया है और इसके मुख्य पात्र महंत, गोवर्धन दास और नारायण दास हैं। बाकी अन्य पात्र हैं वो गौण पात्र हैं। भारत दुर्दशा, और यह एक मौलिक, जो अंधेर नगरी है, एक मौलिक नाटक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी का कथासार किया है। धन्यवाद।